नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। बात भारत की में अभी तक हमने लोकसभा चुनावों की बात की, राजनेताओं की बात की, बहुत सारे मुद्दों की बात की जो नागरिकों के लिए ज़रूरी हैं। पर पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा जिसे बार बार उठाने की ज़रूरत है वो है युवाओं का, देश के भविष्य का। पिछले कुछ सालों में छोटी से छोटी परीक्षा हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, पेपर लीक, अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। नीट एग्ज़ाम के बाद में अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पर भी सवाल उठे और उसे अंततः कैंसिल करना पड़ा। ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षाविद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से ये जो पेपर लीक हैं और विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है, जब हम इसका छात्रों पर प्रभाव देखते हैं, बड़ा सवाल ये है कि हाँ, कैसे संस्थाएं काम करें, कैसी प्रक्रिया है, पर एक जो बड़ा सवाल है इसका छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हम नीट की बात करें, नीट के जो स्टूडेंट हैं वो 12वीं के छात्र हैं जो स्कूल से तुरंत निकले हैं। नेट के स्टूडेंट हैं जो कि अपना करियर बनाने के लिए, कुछ लोग नौकरियां भी कर रहे हैं, कुछ लोग करियर बनाने के लिए आगे निकलने वाले हैं। इसका प्रभाव अगर हम समूल देखें तो किस तरह से उन पर पड़ता है? देखिए, दो रूपों में हमें इसे समझना पड़ेगा। अगर मीनाक्षी आप ध्यान से देखें तो पहला सवाल तो स्वाभाविक निजी तौर पर पड़ता है कि व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और उसको परीक्षा जो है वो इस तरीके से हुई जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे नीट की हो चाहे नेट की हो, और इस वजह से वह एक अवसर से चूका। व्यक्ति का अवसर चूकता है, वो उसे हताशा होती है। ये तो एक इसका मोटा मोटी सबसे सामने दिखने वाला प्रभाव है, लेकिन इसका जो मूल प्रभाव है वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम संस्थाओं द्वारा की जाने वाले इन आयोजनों को देखते हैं, उनका उद्देश्य केवल कुछ लोगों को चुन लेना और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर देना नहीं है। एक डेमोक्रेसी में उनका ज़्यादा अहम एक रोल होता है, और वह रोल होता है संस्थाओं में आस्था का बनाए रखना। अगर इलेक्शन कमीशन एक चुनाव गलत कर दे तो ठीक है, एक सरकार आएगी, एक सरकार जाएगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा कि लोगों का डेमोक्रेसी से फेथ, जो व्यवस्था में जो आस्था है, वो समाप्त होगी। बिल्कुल ऐसा ही हम पिछले कुछ समय से लगातार जब परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम साफ साफ युवाओं में देख रहे हैं कि युवाओं का अब इस व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। उन्हें नहीं पता कि वो 2 साल 2.5 साल मेहनत करने के बाद जो परीक्षा देने जाएंगे उसमें उस मेहनत से तय होगा कि उनका चयन होने वाला है या नहीं, या इस बात से तय होगा कि सेंटर इंचार्ज आपको जानता है कि नहीं जानता, या आपके पास पेपर लीक के पेपर खरीदने के लिए पैसे या कॉन्टैक्ट है या नहीं है। ये जो इरोजन ऑफ फेथ इन द सिस्टम है, मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर इस युवा देश में युवाओं की संस्थाओं में ही उनका भरोसा नहीं बचेगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमारे पास भविष्य नाम की कोई चीज़ बचती है। जी, हम बार बार संस्था की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सारा जिम्मा एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे रखा है। इसके ऊपर लगातार जब से इसका गठन हुआ है, छोटे बड़े एग्ज़ाम्स को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। जब हम एनटीए की भूमिका की बात करते हैं तो आप इसे कैसे देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसे बताया जा रहा है, जिसका सिर्फ जिम्मे जिसके ये है कि उसे एग्ज़ाम्स कराने हैं, उसको प्रतियोगी परीक्षाएं करानी है, और उसके नतीजे जो हैं पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं, लगातार उस पर सवाल उठे हैं। कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कोई ना कोई चूक रह जा रही है। ऐसे में हम उस संस्था में कितना, जो जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं, उस भरोसे को कैसे बनाए रखेगी वो संस्था? देखिए, अगर आप इस एजेंसी का, एनटीए के गठन को ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उद्देश्य जो है वह ये भरोसा पैदा करना नहीं है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में उद्देश्य तब पैदा होता है जब आप संस्था को अकाउंटेबल बनाते हैं। आप तमाम संस्थाओं को देखिए, इससे पहले सीबीएसई एक संस्था थी जो इसे कर रही थी। सीबीएसई वाज अकाउंटेबल टू अ लॉट, इट्स अ बोर्ड एंड हेंस इट इज़ अकाउंटेबल। सीबीएसई एक सरकारी संस्था थी, सीएजी उसका ऑडिट करता था, उस ऑडिट की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो सकता है। इट्स अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, इट्स अकाउंटेबल टू सीएजी, इट्स अकाउंटेबल टू बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनके प्रति अकाउंटेबल था। एनटीए क्या है? एनटीए एक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दर्ज पंजीकृत एक सोसाइटी है, उसकी कोई जनरल बॉडी नहीं है। दरअसल अगर आप उसकी जनरल बॉडी देखें तो सब पदेन लोग हैं। एक सीईओ है जो कि अपॉइंट किए जाएंगे और जो कि जनरली एक आईएएस ऑफिसर हैं, और उसके अलावा एक सो कॉल्ड शिक्षाविद हैं, और पिछले 10 सालों में शिक्षाविद के नाम पे जो नियुक्तियां हुई हैं वो उनका किन से संबंध है, वो किस घराने से आते हैं, हम सब जानते हैं।
यही साफ साफ इस एनटीए में, मुझे एनटीए से को की तुलना करने के लिए सीधा सीधा पीएम केयर याद आता है। आप जानते हैं कि इस फंड को लेकर कितनी चर्चाएं पहले हुई कि बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, वो आरटीआई के तहत नहीं आता, वो उसकी ऑडिटिंग नहीं होती, यानी कि वो पैसा हमने दिया क्योंकि हम प्रधानमंत्री के कार्यालय पर विश्वास कर रहे थे और उसमें पीएम लगा हुआ था, लेकिन वो दरअसल सरकार के पास गया पैसा नहीं था जिसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। बिल्कुल ऐसा आप एनटीए में पाते हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी कहाँ से ड्रॉ की जा रही है? क्रेडिबिलिटी ड्रॉ की जा रही है, उसकी साख ड्रॉ की जा रही है सॉवरेन संप्रभु सरकार के नाम पर। और इसी वजह से जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन खड़े होते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है या शून्य होती है, उनके विषय में लगातार चिंता रहेगी। कोई नहीं जानता कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस प्रक्रिया के साथ दिए जाते हैं, वो कितनी शुचितापूर्ण प्रक्रिया है। जी, नीट के एग्जाम में जितनी भी खबरें सामने आ रही है उनमें है कि जिन सेंटर्स से गड़बड़ी हुई उन सेंटर्स पे सवाल उठ रहा है, पर एनटीए उनको चुन कैसे रहा है? क्या उन पैमानों का पालन हुआ? इसी प्रक्रिया की पारदर्शिता के सवाल को हम उठा रहे हैं। आप समझिए कि अगर पारदर्शिता नहीं है और जवाबदेही नहीं है, मान लीजिए आपने एक सेंटर गलत चुना, अगली बार आप अधिक से अधिक क्या करेंगे? उस जगह पे सेंटर नहीं देंगे। क्या इससे अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी? और क्या 24 लाख या 12 लाख नेट के मामले में इतने ज़्यादा लोगों की परीक्षाएं होंगी तो कितने ज़्यादा सेंटर होंगे? और क्या 2024 में ये संभव है कि किसी एक सेंटर से केवल एक सेंटर का पेपर लीक हो? असंभव है। ये डिजिटल युग है। अगर मान लीजिए आपने पटना में किया या गोधरा में किया या कहीं भी किया, वो पहुंचा तो पूरे देश में ना, और उसमें आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन नॉट लोकलाइज द इम्पैक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि ये स्थानीय इस सेंटर में लीक हुआ था, यहाँ पर परीक्षा देने वाले चलिए 40 विद्यार्थियों को या 50 विद्यार्थियों को या 200 विद्यार्थियों को देख लेते। नहीं, इससे पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जो शुचिता है वो भंग होती है। ये भी आपको समझना पड़ेगा, फंडामेंटली भी गलत हो रहा है, क्योंकि हम परीक्षाओं को इतने हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना दे रहे हैं, चाहे वो भर्ती की परीक्षाएं हों, चाहे वे एडमिशन की परीक्षाएं हों। इस कारण बहुत बड़ी ताकतों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिनके पास बहुत अपार संसाधन है, अपार पैसा है, वो इस सिस्टम को रिक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार भी हो जाते हैं। जी, आपने जब बताते हैं कि आप स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, तो ये जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, बताया जा रहा है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो 18 तारीख मंगलवार को होना था, पर उसका जो पर्चा है, जो खबरें आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि वो पर्चा रविवार को ही लीक हो चुका था। 16 जून को वो पर्चा टेलीग्राम और तमाम सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनमें अज्ञात लोगों द्वारा उसको 10,000 से 5,000 से लेकर लाखों तक में बेचा जा रहा था। तो क्या कहीं ना कहीं अंदर का ही कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए, इस तरीके के कदाचार के लिए जिम्मेदार है? देखिए, जाहिर है कि लॉ एजेंसीज इसको देख रही होंगी, देखना चाहिए उन्हें। सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक हम इसमें व्यक्तियों की नैतिकता पर निर्भर रहेंगे तब तक कोई समाधान नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या सांस्थानिक तौर पर चीज़ें शामिल हैं कि नहीं। क्या सांस्थानिक तौर पर यह प्रयास किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी कम हो, अतः इस तरह की, अगर मान लीजिए इस बड़े पैमाने पर न होता, केवल 1000 लोगों तक पहुंचा होता, तो आप समझ सकते, और इतना बड़ा समाचार न भी बना होता, तब भी क्या यह अपराध कम हो जाता? वे 1000 लोग कौन से होंगे जिन्हें यह पोजीशंस मिलेंगी, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, इस केस में एडमिशन्स हैं, और फिर वे कौन से 1000 लोग हैं जिनके स्थान पर ये जगह मिलेंगी? और एक छोटी सी बात पर जिस पर पता नहीं क्यों कम लोगों का ध्यान जा रहा है। मैं एक टीचर हूँ, हम लोग जब किसी भी इवैल्यूएशन पैटर्न को देखते हैं तो एक बेल कर्व बनती है। बेल कर्व का मतलब है कि कुछ बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनके बहुत कम नंबर होंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनके बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, अधिकांश लोग औसत में आएंगे। लेकिन जैसे ही किसी को पहले से पर्चा मिल जाता है तो क्या वो आधे क्वेश्चन करेगा? नहीं, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेगा। इसका मतलब एक बेल कर्व के बाद एक और बड़ी टावर बनेगी। ये सारे के सारे लोग, अब इसका मतलब वे होंगे जिनके 720 में से 700 नंबर आ रहे होंगे, 650 नंबर आ रहे होंगे, 710 नंबर आ रहे होंगे। इन्हें देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि एक संस्था का क्षय हुआ, उससे टॉप मेडिकल कॉलेजेस का क्षय होगा, क्योंकि वहां पर आने वाले लगभग सारे लोग उस इन तरीकों से आए हुए लोग होंगे। हम इसे अगर जनरलाइज ना भी करें तो स्वास्थ्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर हम यूँ तो सरकारी चीज़ें जब शामिल होती हैं तो मान के चलते हैं कि अधिकांश चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करें नेट के मामले में, या स्वास्थ्य की बात करें नीट के मामले में, तो आप पाएंगे कि आप डॉक्टर्स के साथ आप कल्पना कीजिए कि इस थोड़ी देर के लिए इस बात को, इस कयास को सच मान लेते हैं कि ये जो 700 से 720 नंबर आने वाले लोग हुए,
ये सारे इनमें से अधिकांश लोग वे हुए, क्योंकि पहले जितने आते तो वो बहुत कम संख्या है, इस बार बहुत सारे 1800 लोग के करीब हैं उसमें। तो वे सारे लोगों को कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? क्या उन लोगों को बी या सी ग्रेड के कॉलेजेस? नहीं, उनको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। इन टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहले बेस्ट स्टूडेंट्स पहुंचते थे, अब न केवल बेस्ट स्टूडेंट नहीं पहुंचेंगे, औसत या औसत से कम स्टूडेंट पहुंचेंगे, बल्कि एथिकली इन मीन्स को अडॉप्ट करने वाले स्टूडेंट पहुंचेंगे। जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो एक तो वो इनकैपेबल, इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरा अनएथिकल होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। सो वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इस तरीके की प्रैक्टिसेस, जैसे अगर हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, हम जो मूल्यों के घटने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये डायरेक्ट प्रभाव जितना डालती हैं उससे ज़्यादा इनडायरेक्ट प्रभाव भी डालते हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, भारत में डॉक्टरों की कमी है, लगातार कहा जा रहा है कि भाई डॉक्टर्स नहीं हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट इस चीज़ को भुगत रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई टॉप वाले के बाद में जो टियर है वो इसको किस तरह से देखेगी? उन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। या तो वे इस रेस से बाहर हो जाएंगे, या फिर उनको समझौता करना पड़ेगा जो उनको प्रवेश मिलेंगे उन चीज़ों में। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का एक सामाजिक चरित्र भी है। ये सारे लोग कौन से लोग हैं जिन्हें ये एक्सेस मिल रहा है लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स को लेकर या रिग्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर? क्या ये लोग निम्न तबके के लोग हैं? क्या ये सोशली निम्न कैटेगरीज के लोग हैं? आप पाएंगे कि नहीं है। जाहिर है कि जो हैव्स है उन्हीं के पास ये ज़्यादा मौका मिलेगा सिस्टम को रिग करने का। इन अदर वर्ड्स, इसका जो प्रभाव होने वाला है वो बराबर नहीं होने वाला। जी, यही मेरा अगला सवाल है। जब हम बात करते हैं विभिन्न तबकों की, हम बात करते हैं लोअर इनकम ग्रुप्स की, हम बात करते हैं जेंडर की, हम बात करते हैं कास्ट फॉल्ट लाइंस की, तो जिस तरह से पेपर लीक की प्रथा आ रही है, लोग पहले कोशिश करते थे, घर वाले इतना समय देते थे, पर अब जो जैसे हम कह रहे हैं पेपर लीक कहीं ना कहीं उस भरोसे को ठेस पहुंचा रहे हैं जो हमारा संस्थाओं में है, हमारा इम्तिहानों में है, हमारा परीक्षाओं में है। अगर उसको ठेस लगती जाएगी तो क्या सभी के ऊपर एक जैसा असर होगा? कतई नहीं। ये एक सबसे बड़ी चिंताओं में से है। जब भी इस तरह का एक भी सिस्टमिक फेलियर होता है किसी भी तरीके से, दरअसल सही बात यह है कि किसी भी तरह के संकट का डिफरेंशियल इम्पैक्ट होता है। वे जो मार्जिनलाइज तबका है, जो हाशिए का तबका है, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, माइनॉरिटीज़ का सवाल, उन लोगों पर इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम तो साधारण सी बात, जब कोविड जैसी चीज़ आई जो जिसके साथ प्राकृतिक और दूसरी चीज़ें जोड़ी गई थी, उसका प्रभाव ये पड़ा कि महिलाएं जो पहले घर से बाहर निकल रही थी उनको एक बार घर में वापस चली गई और उनके लिए मुश्किल हुआ दोबारा से घर से बाहर निकलना। बिल्कुल ऐसा ही परीक्षाओं का प्रभाव भी देखेगा। पहले जैसे तैसे कुछ लड़कियां कोटा पहुंच रही थीं, कुछ लड़कियां तैयारी कर रही थीं, घर पे बैठ के तैयारी कर रही थी, और उनको एक उम्मीद की खिड़की थी कि अगर इस परीक्षा को वो ठीक ठाक तरीके से कर लेती हैं तो संभव है कि वे अपने कुछ सपने, वो एक सोशल मोबिलिटी आएगी। अब उन लड़कियों से ये रास्ता छिन गया। ऐसा ही अन्य कैटेगरीज के साथ भी होगा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, क्योंकि और इसका एक दूसरा प्रभाव इसके विपरीत, वे लोग जो हैव्स वाली पोजीशन में थे, जो सिस्टम को रिग करने वाली पोजीशन में थे, उन लोगों को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो लाभ उनको मिल रहा है जो पहले से बेहतर स्थिति में है, और और हानि उनको मिल रही है जो पहले से डिप्राइव्ड है। इस मामले में एक और चीज़ देखने को मिली है, कोचिंग सेंटर्स की भूमिका। जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है पिछले कुछ समय में भर्ती एग्ज़ाम्स को भी और प्रवेश परीक्षाओं को भी, और इसके साथ एक जो नया पूरा इकनॉमी एक खड़ी हुई है वो है कोचिंग सेंटर्स की। जब हम कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो कई बार हमने देखा है बहुत सारी भर्ती परीक्षाएँ हों चाहे प्रवेश परीक्षाएँ हों, कोचिंग सेंटर्स की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है। गुजरात का जो मामला आया है नीट मामले में, नीट के केस में जो गोधरा का स्कूल है उसमें जो नेक्सस है, उसमें जितनी भी खबरें अभी तक प्राप्त हुई हैं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो बताती है उस नेक्सस में एक कोचिंग सेंटर, एक स्कूल प्रिंसिपल जहां सेंटर पड़ा था और उस स्कूल के एक स्टाफर जो हैं, इनके पास कैश बरामद हुआ है, स्टूडेंट ने इन्हें 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे में जब हम देखते हैं कोचिंग सेंटर्स की भूमिका पेपर लीक या इस तरीके की अनियमितताओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो किस तरीके की है, कैसे उन कोचिंग सेंटर्स के साथ में इस नैतिकता को जोड़ा जाए जो, या इस शुचिता को जोड़ा जाए जो इस इम्तिहान से जुड़ी हुई है? देखिए, हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की शिक्षा व्यवस्था को अब अपना रखा है, जिसमें दरअसल शिक्षा पूरी तरह से रिप्लेस हो गई है परीक्षा नाम की चीज़ से,
चाहे वो स्कूल की परीक्षाएं हों, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों या बात के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हों। यूथ जो है वो इन्हीं के चक्कर में फंसा हुआ है और इन सब को स्वाभाविक तौर पर ये जो नया इकोसिस्टम इमर्ज हुआ है वह इनको लगता है कि एक अनिवार्य चीज़ है और अनिवार्य चीज़ लगभग बना दिया गया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप इस इकोसिस्टम के बिना इस प्रणाली में घुसने की कोशिश करते हैं तो आप एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज में रहते हैं। इस कारण इन परीक्षाओं में सफलता इस उद्योग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, हाई स्टेक चीज़ हो गई है। अब ये इन कोचिंग सेंटर्स को आपस में एक दूसरे से compete करने के लिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो चेहरे दिखाने पड़ते हैं जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस कारण स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं कि ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कोचिंग सेंटर्स इन चीज़ों को हासिल करने के लिए ऐसे मीन्स को अडॉप्ट करें। और कोचिंग सेंटर अल्टीमेटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो सरकार की तरह उनके पास वो एथिकल चीज़ें उन पर लागू नहीं होती हैं। अतः वे आप उनसे एक बहुत एथिकल व्यवहार की एक सीमा के बाद अपेक्षा भी करना बंद कर देते हैं। जी, आज कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम शामिल करेंगे उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने इस साल नेट की परीक्षा दी थी। हमारे साथ जो छात्र मौजूद हैं उन्होंने इसी हफ्ते यूजीसी की परीक्षा दी थी। यूजीसी की परीक्षा पहले 16 जून को होनी थी, पर उसी दिन यूपीएससी का प्रीलिम एग्ज़ाम भी था, तो इसे बाद में 18 जून को किया गया। 19 जून को पता लगा कि जो परीक्षा ये लोग देकर आए थे वो परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई अनियमितता पाई गई है। सूत्रों ने बताया है कि शायद पेपर लीक हो चुका था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्वेता और अजय। श्वेता, आप अपना अनुभव बताइए। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने हिंदी में मास्टर्स किया है। ये नेट के लिए मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने दिया था नेट, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। दिसंबर में मैंने जामिया से ही एंट्रेंस दिया था पीएचडी का, जो कि मेरा क्वालिफाई भी हो गया और इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाई। मार्च में रिज़ल्ट आता है जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता, और मार्च में ही नोटिफिकेशन आता है यूजीसी नेट का कि अब पीएचडी के लिए नेट होना अनिवार्य है। अब नेट के स्कोर पे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। जो यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस लेती थी वो एंट्रेंस नहीं होगा। तो अब ये प्रेशर हो गया कि अब नेट निकालना ही है। तो मार्च और जून में ज़्यादा गैप नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतना तैयारी कर लिया तो अब मैं एक बार फिर से तैयारी कर लेती हूँ नेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरी तैयारी पीएचडी को लेके थी, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं था, बस उसे रिवाइज़ करना था। तो मैं लगातार तैयारी कर रही थी। फिर जून में एग्ज़ाम होता है, मैं एग्ज़ाम देने गई और तैयारी अच्छी थी। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने घर आके अपने स्कोर काउंट किए, जिसमें मेरा जीआरएफ तो नहीं, नेट निकल जाता, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से रेफरेंस से देखा तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। फिर 18 जून को एग्ज़ाम होता है। शाम में यूजीसी के जो चेयरमैन है उनका नोटिफिकेशन भी आता है कि एग्ज़ाम सक्सेसफुल रहा। 81% लोगों ने एग्ज़ाम में उपस्थित थे। तो मुझे लगा एग्ज़ाम सक्सेसफुल रहा तो फिर मैं भी निश्चित हो गई। फिर अगले दिन 19 जून की रात को नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया या एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो फिर अचानक से एक झटका लगा, अब क्या? अब तो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया, क्योंकि पीएचडी के लिए नेट ही ज़रूरी है। अब तो पेपर ही लीक हो गया या रद्द हो गया, तो अब मेरे पास क्योंकि फ़ोन आने लगे कि पेपर रद्द हो गया, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब, और नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं कि अब एग्ज़ाम कब होगा, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद। और जो एंट्रेंस की तैयारी होती है मेरे लिए बहुत, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, मतलब बहुत तनाव होता है उसे लेके। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो ये तनाव उससे 10 गुना बढ़ गया। मैं इतने दिन से कहीं नौकरी भी नहीं कर रही थी इस एग्ज़ाम के लिए, कि अगर मैं नौकरी करूँगी तो नौकरी के साथ एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। सर, जिस तरीके की बात श्वेता कह रही हैं, जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था कि अब पीएचडी के एडमिशन के लिए हमें नेट को देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब भी इसका विरोध किया गया था। ये कितना रैशनल आप देखते हैं इस तरीके की जो नियम लाए गए हैं उसमें? देखिए, अगर आप इस नीति के थोड़ा सा गहराई से देखें तो एक खास प्रवृत्ति दिखाई दे रही है सेंट्रलाइज करने की। इससे पहले अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीक़ों से परीक्षाएं लेते थे या साक्षात्कार लेते थे, और उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन विश्वविद्यालयों की विशेष किस्म के सरोकार और चिंताएं होती हैं, उनके अनुसार से उनको विद्यार्थी मिलते थे। अब आप चाहे नीट की परीक्षा लें, चाहे आप एनडीए द्वारा ये नेट की परीक्षा लें, एक ओवर सेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। और इसमें एक मज़ेदार बात है कि कैस्केडिंग इफेक्ट है। पिछली बार सीयूईटी लेट हुआ, जिस कारण विश्वविद्यालयों के कैलेंडर परेशान हो गए। इस बार अब नेट लेट होगा
तो नेट के कारण पीएचडी के एडमिशन्स लेट होंगे। जब आप ये कैस्केडिंग इफेक्ट बनाते हैं तो व्यवस्था और भी ज़्यादा ठप हो जाती है, कैलेंडर का एकेडमिक कैलेंडर काम नहीं करके देता। और मैं इस ऑब्सेशन को समझ पाने में असमर्थ हूँ। सारी चीज़ें नियंत्रित और एक ऐसी एजेंसी द्वारा नियंत्रित जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है या जवाबदेही पर्याप्त नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेंस में पूरा सिस्टम ही लीक किया जा रहा है। एक पूरा ये केवल एक प्रश्न पत्र का लीक होना नहीं है, एक पूरे सिस्टम का लीक होना है। और इसके प्रभाव को, अगर विद्यार्थियों पर प्रभाव को, जैसा श्वेता ने बताया भी, ये एक आसान मामला नहीं है कि आप एक बार परीक्षा दे के आएँ, आपको लगे चलिए अब इस बार हो गया है, और फिर पता लगे नहीं अब ये परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो आपको ये मैच दोबारा खेलना है, आप एकदम ज़ीरो पर पहुंचेंगे और फिर नए सिरे से इस चीज़ को शुरू करना होगा। और कितनी बार करेंगे? लड़कियां हैं, प्रवासी लोग हैं, विद्यार्थी हैं जो आके 6 महीने साल भर तक तैयारी कर रहे हैं, फिर दे रहे हैं परीक्षा को। उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, सामाजिक स्थिति हैं। और पीएचडी के विद्यार्थी तो एक लाइफ के पर्टिकुलर स्टेज पर होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा यूनिवर्सिटी का कैलेंडर, ऐसे विद्यार्थियों की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें भी उस पर रुकी होती हैं। कभी उनके विवाह रुक रहे होते हैं, कभी उनकी आगे की पढ़ाई रुक रही होती है, उनकी किताबें रुक रही होती हैं, उनका पढ़ना रुक रहा होता है। कई बार पारिवारिक दायित्व भी होते हैं जिनका उन्हें निर्वहन करना होता है, और उसमें ये होता है कि आप कब तक पढ़ोगे। बल्कि एक टीचर होने के नाते मुझे तो चिंता ये भी है कि जब आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं, दरअसल आप पढ़ नहीं रहे होते, आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं। जो आप पढ़ना चाहते हैं, 4 उपन्यास आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि पहले ये परीक्षा निपट जाए उसके बाद पढ़ूंगा। मुझे तो वो भी एक बड़ा संकट दिखाई देता है। जी। हमारे साथ अजय हैं, अजय जेएनयू के छात्र हैं, आप अपना अनुभव बताइए। मेरा नाम अजय विद्रोही है और मैं जेएनयू से प्रश्नातक का छात्र हूँ। मैम, मैं नेट क्वालिफाई हूँ। पिछली बार मेरा 7 प्रश्न से जो है वो जेआरएफ नहीं हो पाया था। पुनः मैंने प्रयास किया और विधिवत प्रयास किया, पूरी शिद्दत से किया, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जेआरएफ करूँगा और वैसा ही हुआ। परंतु होता क्या है कि एकाएक ऐसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो है परीक्षा रद्द कर दी गई है। सबसे पहले, जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं इसमें 2-3 बिंदुओं का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम लोग जिस समुदाय से या जिस से ताल्लुक़ रखते हैं, अनुसूचित जाति से, और हम उस पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पहली पीढ़ी है जो विश्वविद्यालय में आई है। मेरे पिताजी हाई स्कूल भी पास नहीं है और मेरे गांव में भी किसी ने ग्रेजुएशन पास नहीं किया है। तो निसंदेह रूप से मुझे 5 साल हो गया है। मैं इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, प्रश्नातक का छात्र हूँ। तो मेरी एक जवाबदेहिता है कि पूछते हैं गाँव में, तो यही पूछा जाता है कि भैया नौकरी कब मिलेगी। तो घर पे मैं घर नहीं जा रहा हूँ 2-2.5 सालों से, क्योंकि इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि गाँव में जब जाता हूँ तो पूछता है नौकरी कब मिलेगी। तो मेरे पास क्या जवाब है? ऐसे परीक्षाएँ जब लीक हो रही हैं तो मेरी जवाबदेहिता, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँगा? मैं कैसे और आगे पढ़ने के लिए सहमति दर्ज कराऊँगा? क्योंकि उनका तो भरोसा उठ रहा है, वो तो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे। वो तो मतलब उनके पास भी, मैं ही तो हूँ नहीं, मेरे और भी भाई हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो उनको भी तो पढ़ाना है। जिस पारिवारिक दबाव की हम बात कर रहे हैं वो इसी तरह का है कि हमें घर वालों को हम क्या कह के कन्विंस करें कि हम आगे और पढ़ना चाहते हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं सर, वो विश्वविद्यालय नहीं आ पाएंगी अगर परीक्षाएं ऐसे लीक होती रही। क्योंकि पर्सनली मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अब तो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस शासन व्यवस्था में आप लोग हैं ये आपका दुर्भाग्य है। क्योंकि आप जिस शासन व्यवस्था में, जिस भरोसे के साथ आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि एक पारिवारिक माहौल ऐसा बन जाएगा कि हम चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो भरोसा जो संस्थाओं में है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं हो रहा है, ये माँ-बाप के सपनों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे अरमानों की हत्या की जा रही है। मैं ऐसे अगर कठोर शब्दावलियों का प्रयोग करूँ तो निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर भी इस बात से संबद्ध रखते होंगे। जी। सर, जब हम इस तरीके के दबाव देखते हैं, जैसा ये बता रहे हैं, जब हम देखते हैं गाँवों में लोगों का भरोसा ही नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल पाएगी, ये कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था हम लोकतंत्र की बना रहे हैं उसमें भी तो आस्था का कम होना है। जो सरकार ये दावे कर रही है, हमने पिछले महीने देखा आम चुनाव में बेरोजगारी, नौकरी, पेपर लीक ये बड़ा मुद्दा थे। हमारे रिपोर्टर्स जहाँ भी ग्राउंड पे गए उन्होंने बेरोज़गारी की बात की, उन्होंने ये कहा कि नौकरी नहीं है। ऐसे में कहीं किसी को लगता है, एक भी नागरिक को अगर लगता है कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे सकती, हमारा जो आजीविका है वो नहीं चल सकती, पढ़ाई नहीं हो सकती, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार नहीं है? देखिए, डेमोक्रेसी के बने रहने के लिए इंस्टीट्यूशंस में फेथ होना एक प्राइमरी कंडीशन है। और ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि आप नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार। चलिए, सरकार के पास सीमित नौकरियां हैं,
लेकिन वे नौकरियों के लिए फेयर चांस नहीं मिल पा रहा है। ये और बड़ा संकट है। अब तक विद्यार्थियों को अगर मुझे बार बार यूपीएससी के विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिलता है। आपने मुझे शायद देखा भी होगा। वहाँ पर जब हम विद्यार्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए 5 साल, 7 साल, 8 साल लगाए हुए देखते हैं तो पहला सवाल स्वाभाविक तौर पर मन में आता है कि ये क्यों अपने इतने सालों को लगा रहे हैं। और आमतौर पर उनका कहना ये होता है कि हम अगर अधिक मेहनत करेंगे तो संभव है हमारा चयन हो जाएगा। यानी कि आपके चयन और आपका जो प्रयास है उसके बीच में एक रिलेशनशिप वो मान कर चलते हैं अब तक। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, अब ये रिलेशनशिप टूट जा रही है। अब विद्यार्थी को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो मेहनत करेगा तो उस मेहनत से उसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर चांस मिलेगा। और जैसे ये भरोसा टूटता है, जिसे आप युवा देश कहते हैं, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो आपके लिए एक बड़ी लायबिलिटी हो जाता है। क्योंकि उम्मीद से भरा हुआ युवा आपके लिए एसेट है, लेकिन हताशा से भरा हुआ युवा एसेट नहीं है। ये जो पूरी स्थिति है, इस पे बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इसकी तवज्जो जो है क्या शिक्षा पे नहीं है? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। किसी एक राज्य में होता है तो वहाँ की सरकार वहाँ के लिए कोई नियम बना देती है या कोई कार्रवाई कर देती है। पर अगर हम पिछले कुछ सालों में जो शिक्षा की दशा है, और ख़ास तौर पे उच्च शिक्षा की, विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है, जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया आपने, किस तरीके के लोग चुन के आ रहे हैं, किस तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, इन सबको देखकर क्या आपको लगता है कि शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और इस बात के आपके पास कई प्रमाण हैं। आप इसे सीमित कर रही हैं उच्च शिक्षा तक, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारी समस्याओं की जड़ प्राथमिक शिक्षा में है, जहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त तवज्जो नहीं दी है। मैं बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से देखने वाला हूँ कि इस साल के बजट में आपका शिक्षा को लेकर एलोकेशन क्या होने वाला है। पिछले साल 1,20,000 करोड़ कुल एलोकेशन था। आपको हैरानी होगी, 87,000 करोड़ तो आपने एजुकेशन सेस से हासिल किया था। एजुकेशन सेस से, यानी कि आपने कुल मिला के कितना खर्च किया? 40-45 हज़ार करोड़ रुपया। उससे ज़्यादा संभवतः आप कोचिंग इंडस्ट्री के टैक्सेशन से कमा रहे हैं। इफेक्टिवली गवर्नमेंट रादर देन स्पेंडिंग, बजाय इसके कि वो शिक्षा पर कुछ अलोकेशन करे और पैसा खर्च करे, वो शायद उसमें नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रही है, उससे कुछ पैसा कमा रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। अब इस बात को कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक युवा देश, उसकी शिक्षा पर आपका 6%, 10% छोड़िए, 1%, 2% पर आप पहुंच गए हैं। वो भी आप एजुकेशन सेस और टैक्सेशन से लिया हुआ पैसा है, आप वास्तव में पैसा नहीं खर्च करने को तैयार हैं। यूनियन लेवल पर यह हो रहा है। आप सोच के देखिए ना, एनटीए जो परीक्षा लेता है उसके लिए 1,600-1,500 रुपये की फीस लेता है विद्यार्थियों से जी। हम लोगों को अच्छे से पता है कि 1,500-1,600 रुपये में हम लोग ग्रेजुएशन की फीस दिया करते रहे हैं हाल फिलहाल तक। अभी भी विद्यार्थियों की फीस हमारे कॉलेज में, स्टेट फंडेड कॉलेज में 5,000-6,000 होती है। 1,500-1,600 रुपये आप एक चांस के लिए फीस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार एनटीए को, जो कि उसकी गठित एजेंसी है, अतिरिक्त एलोकेशन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही अतिरिक्त एलोकेशन होगा उसकी जवाबदेही हो जाएगी। उसे कहा गया है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। इन अदर वर्ड्स, आपको बच्चों से पैसा लेना है और उसी से अपनी पूरी दुकान चलानी है, और ये दुकान की तरह आप चलाएंगे। जब दुकान की तरह चलाएंगे तो सीधे तरीके से आप ऐसा करेंगे और फिर सेंटर बेच कर पैसा कमाएंगे। सर, मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ। जैसा आपने देखा होगा, हम लोग जेएनयू से हैं, तो वहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति और ट्राइब एरिया, झारखंड वगैरह बहुत सारी छात्राएं आती हैं, छात्र आते हैं। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे 268 रुपया साल की फीस है हमारी जेएनयू की, तो हमें एमसीएम 2,000 रुपये मिलते हैं। तो और 3,000 मेस बिल आता है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि मेरे अन्य दोस्तों के पास, कि हम मेस बिल तक पे कर पाएँ। उसके लिए हमें रिश्तेदारों से और दोस्तों से अरेंजमेंट करना पड़ता है। ऐसे में एनटीए जब परीक्षा निरस्त कर देती है तो सिर्फ़ ना हमारा भरोसा टूटता है, बल्कि अगले बार एग्ज़ाम जाने के लिए हमारे पास जो है वो आर्थिक संकट क्रिएट हो जाता है। और ये आर्थिक संकट सिर्फ़ इंडिविजुअली मेरा नहीं है। ये बहुत सारे जो ऐसे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, जो किसी तरह जेएनयू नहीं होता, तो जेएनयू जैसे संस्थान नहीं होते तो शायद वो पढ़ नहीं पाते। या तो फिर वो दोबारा नेट देने नहीं जाएँगे, वरना जो सपना लेकर के आए थे कि हम अपने जो मेरी पृष्ठभूमि है हम इसको बदलेंगे, वो फिर जाके उसी खाई में चले जाएँगे। और जेएनयू सिर्फ़ 2 साल रहेगा और उसके बाद चला जाएगा, ना उनका पीएचडी में एडमिशन होगा, और वो उनके ख़याली पुलाव सिर्फ़ कागज़ के पन्ने और सपनों में ध्वस्त हो जाएँगे। इसमें एक मैं भी जोड़ना चाहती हूँ।
जो महिलाओं पे आर्थिक संकट और उच्च हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा परिवार और समाज का दबाव रहता है। जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ और मेरा सेंटर पड़ा रोहिणी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले नहीं जाने देंगे, साथ में उन्हें जाना है। तो उसका कन्विंस भी 1 दिन का एग्ज़ाम देने का, अगर मैं अकेले जाती तो कम लगता, लेकिन साथ में पेरेंट्स जाना तो उनका भी कन्विंस लगा। तो 1 दिन एग्ज़ाम देने में कम से कम 500-600 का जो कन्विंस लगा खर्च आया। तो हमेशा फैमिली से बहुत ज़्यादा दबाव, कितना पढ़ना है, बीए कर लिया, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी में एक बार तुमने इंटरव्यू दे दी, अब तुम्हें कितना समय चाहिए? इस बात का जवाब नहीं होता हमारे पास कि हम एक बार मार्च में मैंने ये बोला कि सिर्फ़ 18 जून लास्ट है। तो जैसे ही 18 जून हुआ, 19 जून से ही उनके प्रश्न शुरू हो गए कि अब क्या करना है? मतलब 18 जून खत्म होते ही 19 जून के मॉर्निंग से वो पूछने लगे अब क्या करना है? जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया था। तो उसके बाद उन्हें बताना कि जॉब करना है, पीएचडी में मतलब मैंने बोल दिया था 18 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करूँगी क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा और पीएचडी का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं कहीं न कहीं जॉब करूँगी। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, वो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, तो वहाँ पे महिलाओं को इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाए। मैं अपने परिवार में या पूरे खानदान में पहली लड़की हूँ जो पीएचडी के लिए बार-बार अप्लाई कर रही हूँ। मेरी 2 सिस्टर है, सिर्फ़ इन्होंने ग्रेजुएशन ही किया है। उसके आगे वो नहीं पढ़ पाईं। ये वही बात हुई जिस बारे में हमने चर्चा की थी कि सभी पर समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली और हम लोगों की पॉलिसीज जब सोशल रियलिटीज़ से कटी हुई होती है, वो उनको लगता है कि मानो मात्र कोई बात नहीं, हम ही तो खर्चा लेंगे, एक बार और ले लेंगे परीक्षा, लेकिन उसका प्रभाव किस पैमाने पर अलग अलग तबकों पर पड़ता है शायद हम उसे इग्नोर करते हैं। इनके जैसे हो सकता है बहुत सारे छात्र हों, अजय के जैसे, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो जेएनयू में बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसमें बहुत सारे विद्यार्थी केवल इसलिए सीयूईटी और नेट की परीक्षा नहीं देते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। 1500-1600 रुपये फ़ीस हर व्यक्ति के लिए बराबर चोट पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। एक ऐसा तबका होगा जो कि नीट की परीक्षा में 20 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीद लेगा, और एक ऐसा तबका होगा जो उसकी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं भर पाएगा, और ये दोनों रियलिटीज़ इसी समाज की रियलिटीज़। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी हमसे इतनी ज़्यादा ली जाती है, चाहे वो पीएचडी की हो या किसी भी। उसके बाद भी सेंटर पे हमारा एक बैग रखने की व्यवस्था नहीं होती। हमसे बोल दिया जाता है आप अपने बैग भी खुद ही रखिए, उसकी ज़िम्मेदारी उसके हमारी लिए है। 50 रुपए अलग से पे करने होते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि छात्रों को जिस न्याय की वो बात कर रहे हैं, जो 2 दिन 3 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, वो हो, और एनटीए अपनी जवाबदेही जो है, भले ही उसके ऊपर मॉरली कोई दबाव ना हो, बट वो अपनी नैतिकता को और लोगों के जो छात्रों का जो विश्वास है उसे बनाए रखे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।